यस, ऑडियो वीडियो इज क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल बेटा? ऑल गुड, वेरी गुड। पंकज कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई पंकज? पंकज अभी सुबह हुई क्या तुम्हारी? अच्छा, गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। आप सभी लोग ठीक हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट वाज रिलेटेड टू द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। सो भैया, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ रोड तक के डिस्कशन में अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो पहले उन सभी डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर कर लेते हैं। तो इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी related to the horizontal alignment of the road, you can ask your doubt, you can ask your query. सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे द डिस्कशन टिल द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रोड तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? डिस्कशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देना बेटा। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी टॉपिक में, तो आप डिस्कस कर लीजिए। और अगर कोई डाउट क्वेरी नहीं है, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो फिर आगे बातचीत कर सकते हैं। ऑल द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, वेरी गुड, लेट्स मूव फर्दर। तो इस क्लास में बेटा हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज रिलेटेड टू द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, जहां पर आज सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे ग्रेडियंट के बारे में। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का कंसेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द ग्रेड कंपनसेशन। The next discussion that will be related to the grade compensation. What is the objective, purpose, meaning, application, concept, all the things we will discuss related to the grade compensation. तो एक बार जरा समझ लेते हैं कि इस पूरे वर्टिकल अलाइनमेंट को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो दिस टॉपिक दैट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड दैट वी विल कवर इन टू पार्ट्स। सो पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेडियंट एंड इट्स टाइप्स। पहला जो टॉपिक हमारा यहां पर होने वाला है दैट विल बी द ग्रेडियंट एंड इट्स टाइप। और सेकंड हम लोग बातचीत करेंगे बेटा रिलेटेड टू द वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व में हम लोग यहां पर दो तरीके के कर्व की बातचीत करने वाले हैं। वन इज गोइंग टू बी द सबमिट कर्व
पहले जो कर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सबमिट कर्व, और इसी का दूसरा नाम होता है और यू कैन से क्रस्ट कर्व। सबमिट कर्व और क्रस्ट कर्व, और दूसरा जो हमारा कर्व होने वाला है दैट विल बी द वैली कर्व, और इसी को आप रिफर कर सकते हैं एज द सैग कर्व। वैली कर्व कैन ऑल्सो रिफर्ड एज द सैग कर्व। तो दीज आर द टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड में डिस्कस करने हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डिस्कशन दैट विल बी रिलेटेड टू द ग्रेडियंट एंड इट्स टाइप। इस इमेज को ध्यान से देखो, इस इमेज को ध्यान से देखो और क्या दिख रहा है ये बताओ। रोड के कंटेक्स्ट में तो कुछ लोग को यहां पर एलिवेशन दिख रहा है और कुछ लोग को यहां पर ग्रेडियंट दिख रहा है। आसान भाषा में अगर बोलें तो क्या किसी को यहां पर चढ़ाई और ढाल दिख रहा है? कैसे लिखते हैं, छोड़ो, हिंदी ज्यादा नहीं यूज करते हैं। क्या इस रोड को अगर जब मैं देख रहा हूं तो मुझे इस रोड के कुछ पोर्शन में चढ़ाई और कुछ पोर्शन में ढाल, ढलान जिसको आप बोलते हैं, क्या वो देख पा रहे हैं आप? यस और नो? अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो कहना इसे ये जो डायरेक्शन अभी मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। क्या हम इसे रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल सकते हैं? बोलो, क्या इसे हम इस रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल सकते हैं? तो एक कंडीशन तो ये थी कि अगर यहां पर सभी पॉइंट्स इस रोड के सेम लेवल पे होते तो ये लेवल, ये जो रोड आप देखते हो उसको हम लोग बोल सकते थे लेवल्ड रोड। इफ ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, इफ ऑल द पॉइंट्स आर हैविंग द सेम एलिवेशन, कहीं पे भी राइज और फॉल नहीं है एलिवेशन का, कहीं पे भी एलिवेशन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो ऐसी रोड को क्या हम लेवल्ड रोड बोल सकते हैं? बोलिए बेटा, ऐसी रोड को क्या हम लेवल्ड रोड बोल सकते हैं? बट क्या इस रोड को हम लेवल्ड रोड बोल सकते हैं? आंसर विल बी नो, because as we are moving in the longitudinal direction we can continuously observe the rise or fall in the elevation। इस रोड के एलिवेशन पे कहीं पे राइज और कहीं पे फॉल आपको देखने को मिल रहा है, तो दिस इज नॉट अ लेवल्ड रोड, ये एक लेवल्ड रोड नहीं है। दिस इज नॉट अ लेवल्ड रोड, यस और नो? ये बात क्लियर हुई सभी को? अच्छा, अगर इसी रोड पे मैं कैम्बर को भी रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि जनरली कंफ्यूजन रहता है, तो द कैम्बर विल बी समथिंग लाइक दिस। ये जो स्लोप आपने प्रोवाइड किया था वो कैम्बर था, दिस इज गोइंग टू बी द कैम्बर। कैम्बर वी हैव प्रोवाइडेड द स्लोप इन द लेटरल डायरेक्शन, बट इन द केस ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट, रोड के वर्टिकल अलाइनमेंट में अभी हम लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत कर रहे हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। तो लेटरल डायरेक्शन में क्या स्लोप है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में किस स्लोप की हम लोग बातचीत कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते कैम्बर और वर्टिकल अलाइनमेंट में। कैम्बर भी स्लोप था, थीटा था, ग्रेडियंट था, बट दैट स्लोप यू हैव प्रोवाइडेड इन द लेटरल डायरेक्शन ऑफ द रोड। और अभी जो हम स्लोप और ग्रेडियंट की बातचीत करने जा रहे हैं, दैट स्लोप और ग्रेडियंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड और दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। तो आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस डिफरेंस? क्या इस डिफरेंस को सभी लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं? क्या इस डिफरेंस को सभी लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं? बोलिए बेटा, आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस डिफरेंस? अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप और लेटरल स्लोप में? सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी को ये बात समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप और लेटरल स्लोप में डिफरेंस क्या है? तो चलो इन सब बातों से ये तो क्लियर हो गया कि अभी जो पूरा डिस्कशन होने वाला है, वी विल टॉक अबाउट द स्लोप, वी विल टॉक अबाउट द ग्रेडियंट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। देयर मे बी द पॉजिटिव ग्रेडियंट, देयर मे बी द निगेटिव ग्रेडियंट। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे रोड पे पॉजिटिव ग्रेडियंट भी हो सकता है और निगेटिव ग्रेडियंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोमेट्री ऑफ द रोड। तो सर सबसे पहला सवाल आता है डिफाइन द ग्रेडियंट। तो सर बाकी बातें तो बाद में कर लेंगे, ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट है, फिर वो ग्रेडियंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो या फिर लेटरल डायरेक्शन में हो। तो सर सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए हाउ वी कैन डिफाइन द स्लोप। स्लोप को या ग्रेडियंट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो टेक्निकली अगर स्लोप को या ग्रेडियंट को डिफाइन किया जाए तो इट इज राइज और फॉल पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इन दिस वे यू कैन डिफाइन द ग्रेडियंट। कैसे डिफाइन किया आपने ग्रेडियंट को? इट इज द राइज और फॉल पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पॉइंट ए है एंड दिस इज द अनदर पॉइंट बी। लेट्स से दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। अब भाई कंफ्यूज मत होना, आप जितनी भी बातें हो रही हैं बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं जितना मैं जहां जहां भी मुझे याद आ रहा है, बट बाय डिफॉल्ट अब आपको ये पता है कि जो भी बातचीत हम लोग कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, ठीक है? तो इफ इन केस अगर कहीं ना भी मेंशन करूं मैं तो इस बात को आप रिलेट कर लेंगे और एज्यूम कर लेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेडियंट और स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। ठीक है भाई? तो चलो अगर मैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक के बीच में एच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता हूं और इस एच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने के दौरान मैं पहुंच जाता हूं पॉइंट बी डैश पे, तो तुम्हें नहीं लगता है जब मैंने ये एच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की तो उससे इन दोनों पॉइंट के एलिवेशन में डिफरेंस कितना आ गया? दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू द राइज। तो अगर मैं यहां से पूछूं, इस सिचुएशन में आपसे पूछूं कि भैया कितना ग्रेडियंट है या कितना स्लोप है, तो आप थीटा बोल दो, टेन थीटा बोल दो, आप बोलोगे सर दिस विल बी इक्वल टू राइज अपॉन एच। तो यही चीज तो मैंने यहां पर लिखी है, इट इज द राइज और फॉल पर यूनिट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विल बी इक्वल टू द ग्रेडियंट। सिमिलरली अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, कितना मूव कर रहा हूं? एच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं और वहां पर एलिवेशन का फॉल हो रहा है, तो क्या यहां पर भी मैं स्लोप को डिफाइन कर सकता हूं? टेन थीटा विल बी इक्वल टू फॉल अपॉन कैपिटल एच। बोलिए भाई, तो क्या इस तरीके से हम लोग ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हैं? क्या इस तरीके से हम लोग ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हैं?
यस और नो? तो अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को ये बात समझने में। दिस ग्रेडियंट में बी इन द लेटरल डायरेक्शन, तो भी मतलब वही है। दिस ग्रेडियंट में बी इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अभी इन जनरल हम लोगों ने ग्रेडियंट या स्लोप को डिफाइन किया है। एज ऑफ नाउ इन जनरल वी हैव डिफाइंड द ग्रेडियंट और द स्लोप। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ये पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अगर इस स्लोप या ग्रेडियंट के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द स्लोप और द ग्रेडियंट, तो अभी अभी मैंने बताया इसके लिए आप थीटा बोल दो, टेन थीटा बोल दो, 1/n बोल दो, 1:n बोल दो, 1:n बोल दो, n% बोल दो। ऑल दीज आर द पॉसिबल वे जिसकी हेल्प से आप ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीटा के फॉर्म में, टेन थीटा के फॉर्म में, 1/n के फॉर्म में, 1:n के फॉर्म में, n% के फॉर्म में, 1/n के फॉर्म में। यस तो अगर आपको याद हो कैम्बर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, एंड व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कैम्बर, तो कैम्बर को हम लोगों ने परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट किया था। कैम्बर को हम लोगों ने 1/n के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था। कैम्बर को हम लोग 1:n के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द पॉसिबल वे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेडियंट। अब जरा फिर से उस इमेज पे वापस आओ। एज ए डिजाइनर तुम क्या चाहते हो? अब ऐसा तो है नहीं कि जिद पे बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं सर हम तो लेवल रोड ही बनाएंगे। अरे भैया, जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम कोशिश ये करेंगे, जहां तक संभव है हम ये कोशिश करेंगे कि हम लेवल रोड ही बनाएं। लेकिन हर चाहत पूरी नहीं होती है, पता ही है आपको ये बात। तो अगर साइड कंडीशंस कुछ इस तरीके की हैं जहां पर हमारे पास डिफिकल्टी आ रही है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेवल रोड कंस्ट्रक्ट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टी आ रही है, तो फिर हमें वहां पर ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यस और नो? लेकिन जब कभी भी आप एज ए डिजाइनर आप इस तरीके की रोड डिजाइन करेंगे तो कुछ बातों का आपको रखना पड़ेगा ध्यान। और बातें कोई नई नहीं हैं, बातें कोई नई नहीं है, बातें वही सब पुरानी हैं कि रोड स्ट्रेट है, रोड में हॉरिजॉन्टल कर्व है, रोड में ग्रेडियंट है, कुछ भी हो कैसा भी हो। लेकिन हर सिचुएशन में एक चीज कॉमन है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, वो है हमारे यूजर का कंफर्ट और सेफ्टी। हम कभी भी किसी भी कंडीशन पे ऐसी रोड नहीं डिजाइन करना चाह रहे हैं या ऐसा रोड का कोई भी एलिमेंट नहीं डिजाइन करना चाह रहे हैं जिससे हमारे यूजर का कंफर्ट और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो। तो मैं नहीं लगता अगर मैं इसी रोड को इस तरीके से बना देता, अगर मैं इसी रोड को इस तरीके से बना देता तो हमारे व्हीकल को यहां पर हो जाती दिक्कत, क्योंकि ये स्लोप अब इतना ज्यादा है, क्योंकि ये स्लोप अब इतना ज्यादा है जिसकी वजह से हो सकता है कि मेरा व्हीकल आगे की डायरेक्शन में मूव ना कर पाए। और आप सभी को पता है जब कभी भी हमारा व्हीकल किसी ग्रेडियंट पे मूव कर रहा होगा तो उसके सेल्फ वेट का एक कंपोनेंट उसके मूवमेंट के अपोजिट एक्ट करता है। यस और नो? देयर विल बी वन एडिशनल फोर्स। अरे भैया, तभी तो जब तुम कभी हिली एरिया में चढ़ते हो, चढ़ाई करते हो, तो जल्दी थक जाते हो ना। जैसे कभी अभी आपने अपने घर के स्टेयर्स जब आप यूज करते हैं तो स्टेयर्स पे थकान हो जाती है ना आपको, क्योंकि जब आप किसी स्लोप या ग्रेडियंट पे मूव कर रहे होते तो आपके बॉडी के सेल्फ वेट का एक कंपोनेंट आपके मूवमेंट के अपोजिट काम करता है। तो हमारी एनर्जी उस फोर्स को भी बैलेंस करती है, हमारी कुछ एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है उस एडिशनल फोर्स को मैनेज करने के लिए, उस एडिशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए।
जिसकी वजह से हमें जल्द थकान महसूस हो जाती है एज कंपेयर टू द प्लेन। प्लेन रोड पे घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपके हालात हैं, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जा रही है, तो उसी तरीके से तो भैया व्हीकल की भी तो क्षमता है। यस और नो? तो अगर बहुत ज़्यादा स्लोप आप प्रोवाइड कर देंगे, बहुत ज़्यादा आप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहां पर हमारा व्हीकल इस ग्रेडियंट के इफेक्ट को ओवरकम नहीं कर पाएगा। और मान लो बीच में पहुंचा व्हीकल, अब आगे जा नहीं पा रहा है, कैपेसिटी खत्म, क्षमताएं खत्म, तो ग्रेविटी की वजह से लुढ़क के पीछे आ जाएगा। और ग्रेविटी की वजह से जब पीछे मूव करेगा, तो तुम्हें नहीं लगता इससे हमारे यूजर का कंफर्ट और सेफ्टी दोनों ही चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई? बोलो भाई। अगर हमने रोड पे प्रॉपर ग्रेडियंट नहीं डिजाइन किया, तो वहां पर हमारे यूजर को किस तरीके से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और वो डिस्कम्फर्ट किस तरीके से सेफ्टी इश्यूज को रेज कर रहा है, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो ये एज ए डिजाइनर हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कभी ऐसे हालात हैं जहां पर हमें रोड पे ग्रेडियंट का भी ध्यान रखना है, तो हम कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट डिजाइन करें या प्रोवाइड करें जिससे हमारे यूजर को किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। मुद्दा सिर्फ इतना है, मुद्दा सिर्फ इतना है। और इतना मुद्दा अगर क्लियर है तो सभी का कंफर्मेशन चाहिए चैट बॉक्स में। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। तो बेटा सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे, सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब दूसरी बात भी समझ ले लें। देखो जैसे अभी मैंने बताया ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई सिचुएशन है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी अगर हमने ऐसी ही रोड कंस्ट्रक्ट कर दी, तो जब ये व्हीकल हमारा इस रोड पर मूव करेगा, तो जब व्हीकल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, तो तुम्हें नहीं लगता डिस्कम्फर्ट हो रहा है? बोलो भाई। अगर हमने इस तरीके से ही ग्रेडियंट पे रोड प्रोवाइड कर दी या रोड का कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो जब व्हीकल हमारा इस ग्रेडियंट पे मूव कर रहा होगा और वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा, तो इट विल क्रिएट द डिस्कम्फर्ट। सेम अगर ऐसी सिचुएशन है कि ये आपका कोई ग्रेडियंट है और व्हीकल अब यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहा है, तो जब व्हीकल हमारा एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, अगेन देयर विल बी द डिस्कम्फर्ट। तो भी इस कंस्ट्रक्शन से हमारे व्हीकल को क्या होने वाली है? इस कंस्ट्रक्शन से हमारे व्हीकल को डिस्कम्फर्ट होगा, और वो डिस्कम्फर्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे यूजर की सेफ्टी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इस तरीके की रोड ना बनाकर ऐसी सिचुएशन में हम कुछ स्मूथ कर्व भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कर्व के केस में व्हीकल को इस सिचुएशन से निकलने में एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं, तो यहां पर भी आप एक कर्व प्रोवाइड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो एट दिस सिचुएशन व्हीकल कैन मूव इजिली इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो इसलिए आपको लगा कि भाई डायरेक्टली रोड को इस तरीके से स्ट्रेट कनेक्ट ना करें क्योंकि यहां पर स्मूथ नहीं है रीजन, तो फिर आपने इन कर्व के बारे में बातचीत की। बेटा पहले केस में जो आप कर्व देख पा रहे हैं, इसी कर्व को आप प्यार से आगे चल के बोलेंगे, इसी कर्व को आप आगे चल के बोलने वाले हैं समिट और क्रस्ट कर्व। दिस इज द समिट कर्व, दिस इज द समिट कर्व। और दूसरा कर्व जो आपको दिख रहा है, इसी कर्व को हम लोग रिफर करते हैं एज द वैली और सैक कर्व। सेकेंड कर्व वी कैन रिफर एज द वैली और सैक कर्व। कहानी क्लियर? आइए अब लौट के वापस आते हैं और बातचीत करते हैं ग्रेडियंट और उसके टाइप की। तो पहला टाइप ऑफ ग्रेडियंट जो आप पढ़ने जा रहे हैं,
इसको बोलते हैं बेटा रूलिंग ग्रेडियंट। इसको आप बोल सकते हैं रूलिंग ग्रेडियंट, या इसी को आप बोल सकते हैं डिजाइन ग्रेडियंट। इसी को हम बोल सकते हैं डिजाइन ग्रेडियंट ऑल्सो। अब क्या होता है रूलिंग ग्रेडियंट और ये डिजाइन ग्रेडियंट का गेम, जरा ये समझ लेते हैं। व्हाट इज द गेम ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट एंड द डिजाइन ग्रेडियंट? तो इट इज द ग्रेडियंट विच अ डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड टू वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज द डिजाइन ग्रेडियंट। मतलब जब कभी भी ग्रेडियंट की बात होगी तो सबसे जनरल कंडीशन पे, सबसे कंफर्टेबल कंडीशन पे एज ए डिजाइनर जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट, मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट। किसी भी रोड की वर्टिकल प्रोफाइल के लिए ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ग्रेडियंट होगा जो हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं या करते हैं। ऐसे ग्रेडियंट को हम लोग बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। क्लियर हो गई ये बात? पहला पॉइंट, ये डिपेंड करता है कि आपके रोड की डिज़ाइन स्पीड क्या है, टेरेन कंडीशन क्या है और टोपोग्राफी कैसी है। ठीक है। और अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन की बात करें तो इस रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू जो होती है दैट विल बी इक्वल टू, रूलिंग ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कैम्बर। तो एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड की गई कि भाई कितना रूलिंग ग्रेडियंट होगा जो कि बहुत कंफर्टेबल होगा। सबसे कंफर्टेबल डिजाइन ग्रेडियंट क्या होगा? तो उसके लिए आपने बोला कि सर वो रूलिंग ग्रेडियंट होगा। तो फिर आपने पूछा सर कितना रूलिंग ग्रेडियंट होता है? तो उसके लिए आईआरसी ने एक जनरल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की कि जो रूलिंग ग्रेडियंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द कैम्बर। उस रोड पे जितना भी आपने कैम्बर प्रोवाइड किया है उससे डबल अगर आप रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देंगे तो वो सबसे कंफर्टेबल ग्रेडियंट होगा और उसको आप डिजाइन ग्रेडियंट कंसीडर कर सकते हैं। बताओ ये सभी बातें रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में क्लियर हैं? ये सभी बातें रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में सभी को क्लियर हैं, यस और नो? द एंटायर डिस्कशन अबाउट द रूलिंग ग्रेडियंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्यों हम इसको डिजाइन ग्रेडियंट बोल रहे हैं, कैसे हम यहाँ पर इस ग्रेडियंट को प्रोवाइड करके कंफर्ट और सेफ्टी को इंश्योर कर पा रहे हैं, और इस ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है एज पर आईआरसी। दिस पॉइंट, दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ये पूरा डिस्कशन सभी को क्लियर है? चलिए साहब, ये तो बात हो गई रूलिंग ग्रेडियंट की। अगला जो ग्रेडियंट आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट। जरा ध्यान से समझना, ये जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है ये ज्यादा होता है रूलिंग ग्रेडियंट से। ये जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है ये ज्यादा होता है रूलिंग ग्रेडियंट से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कंफर्ट के सेंस में आपके यूजर को ज्यादा कंफर्ट कब मिलेगा, रूलिंग ग्रेडियंट में जब वो मूव कर रहा होगा या फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट में? when the user will feel most comfortable condition if we are comparing the ruling gradient and limiting gradient? बोलो भाई, कंफर्ट किस में ज्यादा होगा, रूलिंग ग्रेडियंट में या लिमिटिंग ग्रेडियंट में? रूलिंग ग्रेडियंट के केस में कंफर्ट ज्यादा होगा या लिमिटिंग ग्रेडियंट के केस में? बताइए भाई। ऑब्वियसली अभी तो डिस्कस किया कि सर रूलिंग ग्रेडियंट जो है वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ग्रेडियंट है। वी हैव जस्ट डिस्कस दैट रूलिंग ग्रेडियंट इज द मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट। तो सर जब हमारे पास एक रूलिंग ग्रेडियंट का ऑप्शन या कंसेप्ट है तो फिर हम लिमिटिंग ग्रेडियंट की बातचीत ही क्यों कर रहे हैं? तो मान लो कहीं पे तुम्हारे ग्राउंड के जो हालात हैं वो कुछ इस तरीके का है, मान लो प्रोफाइल ये है आपका रूलिंग ग्रेडियंट, दिस इज द, फॉर एग्जांपल दिस इज द रूलिंग ग्रेडियंट। अब इस रूलिंग ग्रेडियंट को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता है कि इस पूरे पोर्शन को हमें हटाना पड़ेगा इफ वी वांट टू अचीव द रूलिंग ग्रेडियंट? बोलो, इफ वी वांट टू प्रोवाइड द रूलिंग ग्रेडियंट इन दिस सिचुएशन तो वी हैव टू रिमूव दिस पोर्शन। इस रूलिंग ग्रेडियंट को अचीव करने के लिए हमें
ग्राउंड की प्रोफाइल के इस पोर्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा। और जब बेटा आप इस पोर्शन को रिमूव करेंगे तो इस पे लगेगी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। यस और नो, ऑटोमेटिकली फ्री फंड में तो हो नहीं जाएगा रिमूव। लेबर कॉस्ट है, फिर ये जो मटेरियल है इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि रूलिंग ग्रेडियंट को अचीव करने में जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आ रही है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो जस्टिफाइड नहीं है, उस केस में आईआरसी ने आपको बोला कि एक काम करो, इस रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा का ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दो। उस रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा का ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दो ताकि आप अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को सेव कर पाएं। तो अगर रूलिंग ग्रेडियंट को अचीव करने में जो कॉस्ट आ रही है और लिमिटिंग ग्रेडियंट को अचीव करने में जो कॉस्ट आ रही है उसमें काफी डिफरेंस है, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो ऐसी सिचुएशन पे चाहते तो हैं कि हम रूलिंग ग्रेडियंट ना प्रोवाइड करें, बट कॉस्ट भी, इकोनॉमी भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो ऐसी केस में आईआरसी ने बोला कि भाई आप ऐसी सिचुएशन में रूलिंग ग्रेडियंट ना प्रोवाइड करिए, आप लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करिए अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है तो। क्लियर है? तो पहला पॉइंट वही आपने लिखा हुआ है, लिमिटिंग ग्रेडियंट इज स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा होगी। इट इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम रूलिंग ग्रेडियंट इज tremendously high in comparison to the cost of the construction from the limiting gradient। मेन फैक्टर जो है वो कॉस्ट का फैक्टर है। अगर रूलिंग ग्रेडियंट को अचीव करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है एज कंपेयर टू द लिमिटिंग ग्रेडियंट, तो ऐसी सिचुएशन पे लिमिटिंग ग्रेडियंट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नो डाउट इससे हमारे यूजर का कंफर्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा। क्या करें? कॉस्ट फैक्टर भी तो देखना है। तो एज अ डिजाइनर हमें दोनों चीजें बैलेंस करके रखनी है। अब रोड पे इतना कंफर्ट थोड़ा प्रोवाइड कर देंगे कि आप ड्राइव करते करते सो जाएं। बहुत ज्यादा अगर कंफर्टेबल रोड अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कभी भी जो आपके नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वेज होते हैं इनका अलाइनमेंट चेंज करा जाता है। कभी भी बहुत लंबा पोर्शन आपको नेशनल हाईवे या स्ट्रेट रोड का, सॉरी, नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे का स्ट्रेट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? वहां पर कर्व्स प्रोवाइडेड होते हैं। ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि आपका जो ड्राइवर है वो अटेंटिव मोड पे रहे। अब बहुत दूर तक एकदम सीधा रास्ता जा रहे हो, ना कोई टर्न, ना स्टीयरिंग को मूव करना है, ना कुछ करना है, ना ब्रेक क्लच, कुछ भी नहीं करना है, तो बॉडी क्या होती है, टायर्डनेस की वजह से रेस्ट पे चली जाती है, सो जाओगे आप। तो इसलिए आपका ड्राइवर जो है वो एक्टिव रहे, अटेंटिव रहे, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखते हैं जब कभी भी हम लोग रोड को डिजाइन करते हैं। तो अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया है तो ऑब्जर्व करिएगा, जो एक्सप्रेसवेज या आपके हाईवेज होते हैं वहां पर रोड की जियोमेट्री को हम लोग चेंज करते रहते हैं जिससे हमारा यूजर क्या रहे, एक्टिव रहे और अटेंटिव रहे, जिससे हमारा यूजर जो है वो एक्टिव और अटेंटिव रहे। क्लियर हो गई ये बात सभी को? तो ये बेटा बात कर ली हम लोगों ने लिमिटिंग ग्रेडियंट के बारे में। ये बात भी सर समझ गए? अरे समझ गए कि बस सर को लग रहा है? डिस्कशन अबाउट द लिमिटिंग ग्रेडियंट इज क्लियर टू एवरीवन? डिस्कशन अबाउट द लिमिटिंग ग्रेडियंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? कंफर्म करते चलिए बेटा। ग्रेडियंट क्या होता है, कर्व क्या होते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है और लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? तो फिर आगे बातचीत और करी जाए।
क्लियर हैं। रोहन ने तो कंफर्म कर दिया। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? बाकी लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? चलिए, एहसान को भी क्लियर है। ठीक है, सभी लोग कंफर्म कर देंगे। चलिए फिर आगे बातचीत करते हैं। अगला जो ग्रेडियंट होता है वो होता है बेटा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। अब जरा समझना। तो फिर से वही बात है, ये आपकी ग्राउंड की प्रोफाइल है। प्रोवाइड करना तो हम चाह रहे थे रूलिंग ग्रेडियंट, प्रोवाइड तो हम रूलिंग ग्रेडियंट करना चाह रहे थे, बट जाहिर सी बात है देखा मैटर कॉस्ट का है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही, तो फिर आपने बोला सर एक काम करते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, हमेशा आपकी हर चाहत तो पूरी होगी नहीं। अब कहीं पर साइड कंडीशंस ही ऐसी नहीं है, स्पेशली इन द केस ऑफ हिली टेरेन। हिली टेरेन के केस में कितनी कटिंग करोगे भाई तुम? तो अगर साइड जनरली हम ऐसा ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे, ये भी मैं बोल रहा हूं, जनरली हम इतना ज़्यादा ग्रेडियंट या इतना ज़्यादा स्लोप नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, बट कभी कभी हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आप रूलिंग ग्रेडियंट भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जहां पर आप लिमिटिंग ग्रेडियंट भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उस केस में आपको चलो अलाउ कर दिया गया है कि चलो तुम चाहो तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दो, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दो। इफ द साइड कंडीशंस आर नॉट अलाउइंग टू प्रोवाइड द रूलिंग ग्रेडियंट एंड द लिमिटिंग ग्रेडियंट, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। उस केस में फिर आप एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मामला है एक्सेप्शनल, तो कुछ और भी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, तो इट इज स्टीपर देन बोथ द रूलिंग ग्रेडियंट एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट। अगर स्टीपनेस की बात करें तो स्टीपनेस इसकी रूलिंग ग्रेडियंट और लिमिटिंग ग्रेडियंट दोनों ही ग्रेडियंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इट शुड बी प्रोवाइडेड ओनली व्हेन द सिचुएशन एट साइट इज अनअवॉइडेबल। जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अदरवाइज अगर कोई भी ऑप्शन है वी विल गो फॉर दैट ऑप्शन, बट इफ द सिचुएशन इज अनअवॉइडेबल वी हैव ओनली वन चॉइस, वी नीड टू कंपल्सरी प्रोवाइड द ग्रेडियंट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। इट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर अ लेंथ मोर देन 100 मीटर। कभी भी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो लेंथ 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि जब इतना ज़्यादा ग्रेडियंट है तो व्हीकल आपका उस ग्रेडियंट को ओवरकम करने में जब अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करेगा, तो ऐसा ना हो जाए कि आपने बहुत ज़्यादा लेंथ का ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है और आखिरी तक जाते जाते व्हीकल के प्राण बाहर आ गए हैं। ये ग्रेडियंट तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन व्हीकल की क्षमताएं ख़त्म हो गई हैं, तो भी तो दिक्कत होगी। एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है कि जब कभी भी हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद कोई और ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। जस्ट आफ्टर द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देयर शुड बी नो ग्रेडियंट। ऐसा नहीं कि एक एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड किए थे फिर रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिए, एक एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड किए थे फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिए तुरंत बाद। ऐसा नहीं करना है भैया। जब आप जैसे किसी स्टेयर्स, मान लो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, नीचे से ऊपर तुम्हें जाना है स्टेयर्स की हेल्प से, तो 2 फ्लोर तुम चढ़े, सांसें बाहर आने लगी, तो चुपचाप बैठ जाते हैं ना? बोलो, चुपचाप जो प्लेटफॉर्म है वहां जाके बैठ जाते हैं, 2-4 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं, फिर एनर्जी रिगेन करते हैं और फिर चढ़ना शुरू करते हैं, फिर एग्जॉस्ट हो गए फिर वेट कर लेंगे। अब लगातार देख ग्रेडियंट, देख ग्रेडियंट, देख ग्रेडियंट, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ऐसा जैसा दर्द तुम्हें हो रहा है ऐसा ही दर्द तो व्हीकल को भी हो रहा है, तो वो अपनी एग्जॉस्टेड एनर्जी को रीगेन कर पाए उसके लिए उसको कुछ समय तो प्रोवाइड करो।
इसलिए आईआरसी ने बोला कि जब कभी भी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करो तो उसके बाद कुछ दूर तक आप कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड मत करिए। इसके बाद अगर तुम्हारी बहुत इच्छाएं हैं तो तुम फिर कोई अगला ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। द डिस्कशन अबाउट द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इज क्लियर टू एवरीवन। The discussion about the exceptional gradient is clear to everyone, yes or no? और अगर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का डिस्कशन क्लियर है तो अब बात कर लेते हैं अगला ग्रेडियंट जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। तो जैसे अभी तक आप बात कर रहे थे, एक रोड आप एज्यूम करिए, एक रोड में आपने बोला था कि सर कैम्बर की वजह से जो भी बारिश का पानी है वो साइड में आ जाएगा, ये तो हम जानते हैं। ड्यू टू द कैम्बर, कैम्बर जो आपने स्लोप प्रोवाइड कर रखा है ड्रेनेज के लिए, उसकी वजह से वाटर जो होगा वो उस पेमेंट से हटके किनारे एजेस पे आ जाएगा। लेकिन भैया जो एजेस पे आके पानी इकट्ठा हो गया है उस पानी को कैसे एलिमिनेट किया जाए, कैसे रिमूव किया जाए? तो साइड में रोड के किनारे, सड़क के किनारे आप प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज, देखा है। अब इस पानी के लिए मोटर वोटर तो लगाने वाले हैं नहीं, ये पानी जो फ्लो करेगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो करेगा ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी की वजह से ये फ्लो पॉसिबल हो पाए तो आपको नहीं लगता है कि भले ही जरूरत हो ना हो ग्रेडियंट की, लेकिन हर कंडीशन पे हमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये वाटर जो है वो प्रॉपरली ड्रेन ऑफ हो पाए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। और जहां पे भी रोड पे आपने देखा होगा बारिश के दौरान, अगर साइड ड्रेन प्रॉपरली नहीं होते हैं, साइड ड्रेन अगर क्लियर नहीं है तो क्या होता है, भर जाता है पानी रोड में झमझम, यस और नो। अब वही अगर साइड ड्रेन क्लियर हैं, चोक नहीं है, तो पानी आता रहेगा और साइड ड्रेन के थ्रू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ड्रेन ऑफ होता रहेगा। तो इन ड्रेन्स में ड्रेनेज को इंश्योर करना चाह रहे हो आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसके लिए जो ग्रेडियंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम ग्रेडियंट, जो कि आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ड्रेन है वो दो तरीके के हो सकते हैं। वो ड्रेन जो है आपकी नालियां हैं, जो किनारे के साइड ड्रेन्स हैं, या तो आप उनको सीमेंट कंक्रीट से बना सकते हैं, या फिर कच्चा कुछ नहीं बनाया अर्थन ड्रेन हो सकते हैं। तो दोनों ही केस में मिनिमम ग्रेडियंट कितना होगा ये वैल्यू आपको आईआरसी ने स्पेसिफाई कर दी है। सो सबसे पहले तो समझ लेते हैं ये जो ड्रेनेज के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं मिनिमम ग्रेडियंट, तब द मेन पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग द मिनिमम ग्रेडियंट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड इज टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और अगर सीमेंट कंक्रीट के सीसी ड्रेन हैं तो इसके लिए वैल्यू होगी 1/500, और अगर मिट्टी के अर्थन ड्रेन हैं तो इसके लिए आईआरसी ने जो वैल्यू आपको रिकमेंड की है वो की है 1/200। तो दीज आर द वैल्यू रिकमेंडेड बाय द आईआरसी इन द केस ऑफ अर्थन ड्रेन एंड इन द केस ऑफ सीसी ड्रेन। तो अगर मैं अब बात करूं तो ये बात आप सब अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा या सबसे स्टीप ग्रेडियंट कौन सा था? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। उससे कम था लिमिटिंग ग्रेडियंट, उससे कम था रूलिंग ग्रेडियंट, और सबसे कम क्या होगा? मिनिमम ग्रेडियंट। तो दिस इज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है आपके ग्रेडियंट का। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया कि ग्रेडियंट क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। What do you mean by the gradient and what are the various types of the gradient related to the road construction point of view? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, yes or no? The discussion till now is clear to everyone, yes or no? बोलिए बेटा। तो what do you mean by the gradient and what are the different types of the gradient and what are the IRC guideline? What is their design objective, design purpose is clear to everyone? किसी मेरे लाल को इन चारों ग्रेडियंट में कहीं पे भी कोई डाउट है
कोई क्वेरी है बेधड़क होके पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। अरे क्लियर है? चलें फिर आगे बातचीत करें। तो यार देखो, अब दिक्कत ये है कि अब हमें तो नहीं पता है कि भाई अगर मान लीजिए कहीं पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है तो कोई ना कोई तो ऐसा हो जो हमें बताए कि हम मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, कहीं पे लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, कहीं पे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, तो उस ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ये ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा आपके व्हीकल को हो जाएगा डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ आईआरसी ने अपना रोल दिया आपको। आईआरसी ने बोला तुमने समझ लिया ग्रेडियंट के बारे में, तुमने कहा हाँ सर समझ लिया। तो अब आईआरसी ने बोला कि अब मैं आपको इन ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू भी बता दे रहा हूं। जीवन में जब कभी भी कोई भी ग्रेडियंट आपको डिजाइन करना हो तो ध्यान से देख लेना कि ये जो डिजाइन ग्रेडियंट है वो इन मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन एनी केस योर डिजाइन ग्रेडियंट शुड नॉट हैव द ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम द आईआरसी मैक्सिमम ग्रेडियंट। तो अब ये क्या है, तो इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी एक ग्रेडियंट की टेबल। कितना मैक्सिमम ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस टेबल में आपको बताया गया है। जैसे अगर आप किसी प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेन और रोलिंग टेरेन में अगर आप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल आप रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो सकती है? 3.3%। अगर आप प्लेन या रोलिंग टेरेन में लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो सकती है? 5%। अगर आप प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 6.7%। अगली कंडीशन देखिए, मान लीजिए माउंटेनियस और स्टीप टेरेन है, हैविंग आरएल गेट इज ग्रेटर देन 3000 मीटर। उस जो भी टेरेन है जहां पर भी आप ये ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसका एलिवेशन 3000 मीटर से ज़्यादा है, अगर उसका एलिवेशन 3000 मीटर से ज़्यादा है तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दैट यू कैन प्रोवाइड। क्लियर है बेटा? और अगर माउंटेनियस और स्टीप टेरेन की बात करें जहां पर आरएल जो है वो 3000 से कम है तो दीज आर द वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो वेन एवर वी विल डिजाइन द ग्रेडियंट, जब कभी भी हम ग्रेडियंट को डिजाइन करेंगे या ग्रेडियंट को प्रोवाइड करेंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो डिजाइन ग्रेडियंट है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, डिजाइन ग्रेडियंट it should not be greater than the maximum values of the gradient. Maximum gradient values recommended by the IRC. IRC ने यहाँ पर जो वैल्यूज आपको रिकमेंड की हैं उससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इस टेबल का क्या यूज़ है, ये टेबल क्यों आपको प्रोवाइड की गई हैं? Why these maximum values of the gradient for the different terrain condition is provided to you by the IRC is clear to everyone। तो बेटा अब यहां पर जो डिस्कशन था हमारा ग्रेडियंट से रिलेटेड वो डिस्कशन हो गया है कंप्लीट। So now we have discussed all the aspects of the gradient।
नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एक्सेप्ट aspects of the gradient and I hope the entire discussion is clear to everyone. तो अब ग्रेडियंट की चर्चा को समाप्त कर लिया जाए। ग्रेडियंट के डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया जाए। एक बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रिक्वेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। शॉर्ट में अगर बात करें तो जीसी से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इन परसेंटेज। ऑलवेज वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज। समझते हैं जरा ये ग्रेड कंपनसेशन की कहानी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेड कंपनसेशन, इसके बारे में तनिक थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, कर ली जाए। चलो, ग्रेड या ग्रेडियंट क्या होता है ये तो हम लोगों ने समझ लिया। उतनी देर से और क्या कर रहे थे। ग्रेड और ग्रेडियंट क्या होता है ये बात तो हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है। यस और नो। कंपनसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जानते हो कंपनसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनसेशन? अरे हिंदी में कंपनसेशन को बोलते हैं मुआवजा। भाई अगर आपका कोई लॉस हो गया है, अब उस लॉस को तो मान लो नहीं पूरा ओवरकम कर पा रहे हैं, बट आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाए, ऐसा सपोर्ट कर दिया जाए जिससे कुछ लॉस का कुछ दर्द कम हो जाए, तो उसी को बोलते कंपनसेशन। यस और नो। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई ज़मीन थी, अब सरकार को वो ज़मीन चाहिए कुछ प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो ज़मीन हमें दे दो। तो तुमने बोला नहीं, ज़मीन तो मेरे बिल्कुल दिल के करीब है। पेनाल्टी नहीं होती भैया, पेनाल्टी नहीं। पेनाल्टी कहाँ हो गई है? पेनाल्टी नहीं होता कंपनसेशन का मतलब रोहन, समझा रहा हूँ सुनो। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई आपके इस ज़मीन की हमको ज़रूरत है और इसकी जगह आप मुझसे क्या ले लीजिए, जो भी इसकी वैल्यू है वो ले लीजिए, या जो इसकी करंट वैल्यू है उससे ज़्यादा की वैल्यू ले लीजिए। अब भाई गवर्नमेंट पर्सनल यूज़ के लिए तो मांग नहीं रही। मान लो वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना, सभी लोग उसको यूज़ करेंगे। हाँ, तो ठीक है, आपके जो लॉसेस हो रहे हैं, इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं, जो भी लॉसेस हैं, उनको कंपनसेट किया जा रहा है किसी दूसरे फॉर्म में। तो ये कंसेप्ट होता है कंपनसेशन का। सर ये सब बातें हाईवे इंजीनियरिंग में डिजाइन में कैसे आ गई, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब बातें हाईवे इंजीनियरिंग में, डिजाइनिंग में, ये सब कहाँ से पढ़ने लगे हम लोग? मुआवजा की बातें चल रही हैं। चलो अभी समझाते हैं। तो जीवन में कभी कोई हिल स्टेशन घूमने गए हो? जीवन में कभी कोई हिल स्टेशन घूमने गए हो? एक बार बताओ सभी लोग। मनाली हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, गैंगटॉक हो गया। थोड़े बहुत हमने घूमे, हमने तो सब बता दिए, ज़्यादा हम खुद नहीं घूम पाए। किसी हिल स्टेशन घूमने गए हो? लेह हो गया, लद्दाख हो गया। अरे कभी हिली रोड देखी है कि नहीं देखी है? अरे नहीं देखी होगी तो मूवीज में देखी होगी, वेब सीरीज में देखी होगी, कहीं ना कहीं तो हिली रोड देखी होंगी। बताओ भाई, बोलो। कहीं ना कहीं जीवन में हिल स्टेशंस में या हिली एरिया में कैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, ये तो देखा ही होगा सभी ने। नहीं देखा? बोलो। देखा है? चलो नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ, ऐसे देखना चाहिए आपको। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट ए है और इस हिल के टॉप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पहुंचना है।
समझ रहे हो? इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पहुंचना है, तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी रोड। जरा समझना, गलती से भी अगर हमने इस तरीके की रोड बना दी, लो भैया बना दें रोड, ये भी तो एक ऑप्शन है। लेकिन अगर इतनी खतरनाक रोड बनाओगे, इतनी खतरनाक रोड बनाओगे तो व्हीकल के लिए असंभव है कि वो इस ग्रेडियंट को ओवरकम कर पाए। तो ये ऑप्शन तो नहीं कि ए और बी को डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर दें। मानते हो कि नहीं? नहीं, देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, कंसेप्ट है, डिस्कस कर रहा हूं, समझ में आएगा तो मानोगे, नहीं आएगा तो बोल देना नहीं मानते। तो अगर इतना हैवी ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर देंगे तो व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा समस्या वाली सीन हो जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में हमारा व्हीकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सलामत नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि सर ये ग्रेडियंट जो है बहुत ज़्यादा स्टीप है। एज द थीटा विल इंक्रीज, तो हमारे व्हीकल के सेल्फ वेट का जो कंपोनेंट जो कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में काम कर रहा था, वो फोर्स भी तो इंक्रीज कर जाएगा। यस और नो? दैट फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द व्हीकल टू ओवरकम दिस इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट। मानते हो या नहीं? बिल्कुल मानोगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने देखा हो तो रोडें जो बनाई जाती हैं वो रोड्स कुछ इस तरीके की बनाई जाती हैं। वो जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, घूम घूम के जाते हैं। यस और नो? इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से कभी कभी लोगों को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, हिली एरिया में वॉमिट वॉमिट होने लगता है, क्योंकि घूम घूम के जाना पड़ रहा, शरीर चकरा जाता है। हाँ या ना? तुम्हें नहीं लगता जब आप इस तरीके से ये ग्रीन वाली रोड प्रोवाइड कर रहे हैं ए और बी पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, तो इस ग्रीन वाली रोड पे मुझे दोनों चीजें देखने को मिल रही, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। इस ग्रीन वाली रोड पे हॉरिजेंटल कर्व भी है और यहां पर साथ साथ ग्रेडियंट भी है। जब हमारा व्हीकल इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो ग्रेडियंट भी चेंज हो रहा है और साथ साथ हॉरिजेंटल कर्व भी है। बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था लॉस ड्यू टू द हॉरिजेंटल कर्व। किसी भी रोड पे केवल हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड करने की वजह से हमारे व्हीकल की कैपेसिटी में कुछ लॉस हो रहे थे, ट्रैक्टिव फोर्स में कुछ लॉस हो रहे थे। वो लॉस थे टी माइनस टी कॉस अल्फा। लॉस ड्यू टू द हॉरिजेंटल कर्व इन द ट्रैक्शन फोर्स वॉज टी माइनस टी कॉस अल्फा, याद है? और अभी अभी तुम देख रहे हो क्योंकि सर यहां पर ग्रेडियंट भी है, तो ग्रेडियंट की वजह से भी तो हमारे व्हीकल का सेल्फ वेट हमारे मूवमेंट के अपोजिट काम कर रहा है। तो यार व्हीकल पे इतना अत्याचार मत करो। हॉरिजेंटल कर्व की वजह से भी व्हीकल को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है और ग्रेडियंट की वजह से भी व्हीकल को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा ना हो कि इतनी एक्स्ट्रा मेहनत आपने करवा ली कि व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया। तो इतनी खतरनाक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में व्हीकल को होके गुजरना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो आईआरसी ने थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई ऐसे व्हीकल के साथ। इन जनरल तुम कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाहते हो किसी भी रोड पे? इन जनरल तुम किसी भी रोड पे कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाहते हो? तो तुम सभी जानते हो वो होता है रूलिंग ग्रेडियंट। इन जनरल सिचुएशन वी ऑलवेज वांट टू डिजाइन द रूलिंग ग्रेडियंट। तो आईआरसी ने बोला कि जब कभी ऐसी सिचुएशन है कि ग्रेडियंट के साथ साथ हॉरिजेंटल कर्व भी है, दोनों चीजें एक साथ हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपके व्हीकल को मूव करना है तो उस केस में यार एक काम करो,
इस ग्रेडियंट की वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, इस ग्रेडियंट की वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, इससे आपके व्हीकल की एक तरीके से कुछ हेल्प हो जाएगी। यस और नो? कितना रिड्यूस कर दें बेटा इस ग्रेडियंट को, उसी को बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज एज पर आईआरसी यू कैन फाइंड आउट 30 प्लस आर बाई आर, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर। ये मैं नहीं अब बता रहा हूं, ये आईआरसी ने बताया कि भाई इतना कंपनसेशन ग्रेडियंट में प्रोवाइड कर दो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व भी है और साथ साथ ग्रेडियंट भी है, तो व्हीकल का थोड़ा सा कंफर्ट मेंटेन रहे, व्हीकल को किसी भी तरीके का डिस्कंफर्ट ना हो, उसकी सेफ्टी और कंफर्ट को इंश्योर करते हुए हम यहाँ पर अपने डिजाइन ग्रेडियंट को और रिड्यूस कर देते हैं। कितना रिड्यूस करेंगे उसका फॉर्मूला बताया गया 30 प्लस आर बाई आर, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व, R is the radius of curve in meter। अरे अगर तुमने देखा होगा हिली स्टेशन में लोग घूमने जाते हैं तो जनरली रॉयल इनफील्ड ले जाते हैं बाइक। देखा है ना तुमने? क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहां पर हमें एक ऐसे व्हीकल की रिक्वायरमेंट है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, जिसकी पावर ज्यादा हो, क्योंकि वहां पर सिचुएशन ऐसी है, अब कोई ऐसा व्हीकल लेके चलेगा जिसमें दम ही नहीं है, तो सारी उसकी एनर्जी तो यहाँ पर ग्रेडियंट और हॉरिजॉन्टल कर्व को बैलेंस करने में निकल गई, तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो रॉयल इनफील्ड से जो घूमते हैं, जिसको वो समझते हैं अपना शौक, वो एक्चुअल में शौक नहीं है, वो मजबूरी है। वहां पर आपको व्हीकल वही यूज करना पड़ेगा जिसमें पावर हो, इतनी पावर हो कि इन लॉसेस को ओवरकम करने के बाद भी वो आगे बढ़ तो पाए। समझ रहे हो? ये रीजन होता है। तो इतना ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड कर दो। हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे रूलिंग ग्रेडियंट, लेकिन कोर्ट ने बोला कि अगर यहां पर आर रेडियस का कोई कर्व है तो फिर ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड कर दो। तो फाइनली जो अब हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेटेड, उसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेटेड ग्रेडियंट। ये आपका फाइनल ग्रेडियंट है जो अब आप रोड पे प्रोवाइड करेंगे या जो अब आप रोड पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। दैट ग्रेडियंट वी कैन रिफर्ड एज द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो ये होगा रूलिंग ग्रेडियंट इन परसेंटेज माइनस ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज। तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ योर कंपनसेटेड ग्रेडियंट। ये फाइनल अब आप ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली आईआरसी ने, ध्यान देना। तो आईआरसी ने एक बात बोली कि कभी भी जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है इट शुड नॉट बी लेस देन 4%। मतलब आईआरसी का ऐसा मानना है कि अगर फाइनल ग्रेडियंट हमारा 4% का होगा और साथ में वहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, तो भी हमारे व्हीकल को कभी भी डिस्कंफर्ट नहीं होगा। तो दरिया दिली उतनी दिखाइए जितनी जरूरी है। तो आईआरसी ने क्या बोला कि ठीक है आप ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो फाइनल कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस आवर ग्रेडियंट बियॉन्ड 4%। क्लियर है? क्योंकि आईआरसी का प्रैक्टिकली ये मानना है कि 4% ग्रेडियंट और हॉरिजॉन्टल कर्व हमारा व्हीकल उस सिचुएशन में आसानी से मूव कर जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें अपने ग्रेडियंट को 4% से कम करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि एज पर आईआरसी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड बियॉन्ड द 4% और इट शुड नॉट बी लेस देन 4%। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द आईआरसी। तो ये बातें थी बेटा ग्रेड कंपनसेशन से रिलेटेड, पढ़ लो एक बार।
पढ़ लो एक बार क्या लिखा था, व्हेन द ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व, then gradient on the horizontal curve provided should be compensated as per the IRC, and the formula for the grade compensation by IRC is given as, in percentage you can find out the grade compensation that will be equal to 30 plus R by R, but it should not be greater than 75 by R। मतलब इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी that we need to consider as the grade compensation, 30 plus R by R, but it should not be greater than 75 by R। So whatever will be the minimum value out of these two value, that we are going to consider as the grade compensation। So फाइनल अब जो हम लोग कंपनसेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, आफ्टर कंपनसेशन जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए टर्म आपने यूज किया कंपनसेटेड ग्रेडियंट, और ये सभी परसेंटेज में हैं। कंपनसेटेड ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट जो आप इनिशियली प्रोवाइड कर रहे थे, अब आप उसमें कंपनसेशन प्रोवाइड कर दीजिए, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट वी कैन रिफर एज द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। इसी वैल्यू को हम लोग रिफर कर रहे हैं एज ए कंपनसेटेड ग्रेडियंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट पॉइंट अभी आपने डिस्कस किया, एज सजेस्टेड बाय द IRC, grade compensation is not applicable for a gradient flatter than 4%। तो 4% से तो ग्रेडियंट कम करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द वर्टिकल कर्व एज देयर वर नॉट बी एनी कर्व रेजिस्टेंस। ये केवल और केवल वैलिड है हॉरिजॉन्टल कर्व और ग्रेडियंट जब आपका साथ है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द ग्रेड कंपनसेशन, और यू कैन से द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। अब यहां पर जो गलती होती है सवाल में, ये भी मैं बता देता हूं। हर एग्जाम में आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा, गेट में भी बहुत फ्रिक्वेंटली यहां से प्रॉब्लम आता है, ESC में भी आता है, और जो आपके स्टेट AE और JEE के एग्जाम है वहां पर भी यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। गलती कॉमन क्या होती है वो भी बता देता हूं। पूछा जाएगा ग्रेड कंपनसेशन, तुम बताओगे कंपनसेटेड ग्रेडियंट। पूछा जाएगा सवाल में कंपनसेटेड ग्रेडियंट, तुम जल्दबाजी में बता दोगे ग्रेड कंपनसेशन। ये गलती नहीं करनी है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। और दूसरी जो यहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, जो ये लास्ट में मैंने आपको 4% वाला पॉइंट बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो IRC ने क्या बोला कि भैया ग्रेडियंट अगर तुम्हारा 4% है तो वहां पर तुम किसी भी तरीके का कोई भी कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करोगे तो भी सब कुछ बढ़िया है। समझ लो? तो ये 4% की जो गाइडलाइन है ये अच्छे से देख लेना और सवाल को सही से पढ़ लेना, क्या पूछा गया है वही बताना। इसके अलावा एज सच इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत फ्रिक्वेंटली यहां से आपसे 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो एक बार मेरे सभी लाल जरा कंफर्म कर दें तो मजा आ जाए फिर। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, सो दैट वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट। जो कंसेप्ट अभी हम लोगों ने सीखे हैं क्लास में, उन कंसेप्ट को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। बोलो भाई। तो ग्रेड कंपनसेशन की पूरी कहानी अगर क्लियर है सभी को, तो एक बार कंफर्म कर देना चैट बॉक्स में, फिर इससे रिलेटेड एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। या किसी को कहीं पे कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी पॉइंट में, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी एट एनी पॉइंट, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सब क्लियर है सही में कि बस ऐसे ही बोल देते हो क्लियर क्लियर? अरे पाजी कभी तो कोई डाउट पूछ लिया करो। जो बताता हूं सब समझ में आ जाता है। एक्चुअली मैं तुमको रीजन बताता हूँ डाउट क्यों कहा जाता है, पूछो। इसका प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ। कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, है ना, तो
ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जाता है ताकि थोड़ा सा इसको रिलैक्स मिल जाए, 20 25 30 सेकंड का। हाँ, और वो रिलैक्स तुम लोग लेने ही नहीं देते हो। मैं पूछता हूँ कोई डाउट है, बोल तो क्लियर। तो कभी तो कोई डाउट पूछ लिया करो कोई टॉपिक पे। आह, नहीं है कोई डाउट, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। खेलो। Everyone try to solve this question and you have 3 minute time to solve this question. After 3 minutes, we will have the discussion for this question. This is the problem related to the grade compensation. Everyone try to solve this question and apply all the concepts that we have discussed. Just हाँ भाई, आंसर आ गया सभी का। यस, तो पृथ्वीराज का आंसर आ गया। क्या आंसर आ रहा है? एक आ रहा 4.75% और बी का आ रहा 3.75%। तो ये आंसर आ गए पृथ्वीराज के। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग का क्या कहना है भाई? अंशु का भी आंसर यही आ रहा है, 4.75% एंड 3.75%। इसके अलावा किसी का कोई आंसर? एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, सिंपल सा सवाल है। चलो, ट्राई कर लिया सभी ने? ट्राई कर लिया सभी ने? शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन?
डिस्कशन स्टार्ट कर लिया जाए। सभी ने क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट कर लिया हो तो देन वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन। फिर डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो बेटा। चलो तो नाउ लेट्स सी द डिस्कशन, और ध्यान से देखिए डिस्कशन को, कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है। तो यहां पर क्या दे रखा है कि व्हाट विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। सबसे बड़ी बात है पूछा क्या गया है, ये ध्यान से देख लो। पूछा गया है कंपनसेटेड ग्रेडियंट, और ये होता है रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। पहला केस में बोला गया है कि रूलिंग ग्रेडियंट है 6% का, और रेडियस ऑफ कर्व जो है वो दे रखी गई है 60 मीटर की। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज निकाल लेते हैं, और वो होगा 30 प्लस आर बाई आर, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर। तो 60 30 90 बाई 60 1.5, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 1.25। यस और नो। तो फाइनली ए पार्ट के लिए ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1.25%। यस और नो। द वैल्यू ऑफ द ग्रेड कंपनसेशन विल बी मिनिमम ऑफ दीज टू, और मिनिमम वैल्यू है 1.25%। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? कंपनसेटेड ग्रेडियंट इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। 6 माइनस 1.25, तो ये आ गया 4.75%। तो दिस इज गोइंग टू बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट फॉर द ऑप्शन ए, फॉर द क्वेश्चन ए। और आई थिंक यही आंसर सभी का आ भी रहा है। बोलो भाई, पहले पार्ट के लिए जो आंसर आ रहा सभी का वो 4.75% आ रहा है। और ये आंसर कैसे हम लोगों ने निकाला? आई होप दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। ए पार्ट सभी को क्लियर है? अरे कहाँ गए रोहन एहसान? रोहन एहसान और विवेक कहाँ रह गए भाई? रोहन एहसान विवेक, आप लोग के आंसर नहीं आए बेटा। बोलो, आप लोग भी कंफर्म करो। केवल 2 लोग के आंसर मैं देख पा रहा हूं, पृथ्वीराज और अंशु। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? तो रोहन यही आंसर आ रहा था, यही आंसर आ रहा था, यस और नो? कमेंट नहीं हो रहा है सर। आ रहा कमेंट तो दिख रहे हैं रोहन, कमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए जरा बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या बोला गया है? अगर रूलिंग ग्रेडियंट जो है वो 5% का है और रेडियस वही है 60 मीटर, रेडियस वही है 60 मीटर, तो भैया ग्रेड कंपनसेशन तो वही हो जाएगा ना, 1.25%। क्योंकि ग्रेड कंपनसेशन जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस पहले भी 60 मीटर थी, रेडियस अभी भी 60 मीटर है। तो इस केस में भी जो फाइनल हमारा ग्रेड कंपनसेशन आएगा वो 1.25% आएगा। तो फिर क्या बचा? कंपनसेटेड ग्रेडियंट इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। तो 5 माइनस 1.25 दैट विल बी इक्वल टू 3.75%। और इसको बहुत सारे लोगों ने मार्क कर दिया अपना आंसर, जो कि हो गया गलत। पता है क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने आईआरसी की ये वाली गाइडलाइन को कर दिया मिस, जो मैंने बताई थी आपको। किसी भी केस में कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो होगा वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। वी नीड नॉट टू रिड्यूस अवर ग्रेडियंट बियॉन्ड द 4%। तो भैया भले ही कैलकुलेशन के हिसाब से 3.7% आ रहा है, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 4%,
एज पर आईआरसी के हिसाब से ये 4% से कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, खेल समझ रहे हो? तो अब आप लिख सकते हो, फॉर बी पार्ट ही बात चल रहे हैं, तो द कंपनसेटेड ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 4%। तो यहां पर कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? 4%। तो आंसर इज गोइंग टू बी 4%, नॉट 3.75%। अब समझ में आया 4% का खेल क्या है? इन एनी केस यू नीड नॉट टू रिड्यूस योर ग्रेडियंट बियॉन्ड 4%, ऐसा कहना है आईआरसी का। दिस इज द पॉइंट रिकमेंडेड बाय द आईआरसी। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो बेटा ये था सॉल्यूशन आपके इस क्वेश्चन का, और इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो वर्टिकल अलाइनमेंट में आज हम लोगों ने दो बातें, इन द वर्टिकल अलाइनमेंट वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स, वन इज ग्रेडियंट एंड अनदर इज ग्रेड कंपनसेशन। कल जो बेटा हम लोग बातचीत करेंगे, टुमारो वी विल टॉक अबाउट द वर्टिकल कर्व, सबमिट कर्व और वैली कर्व के बारे में कल हम लोग अपनी बातचीत को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का डिस्कशन यहीं तक रहेगा। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, दैट विल बी द वर्टिकल कर्व। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।